नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी से में स्वागत है। आज तारीख है 19 सितंबर 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा ये। आज के वीडियो में दरअसल में बनाने का भी मुझे मन नहीं कर रहा था। दो हमारे लिए गलत न्यूज़ हैं, बैड न्यूज़ है। भारत की विदेश नीति आज तक के सबसे चैलेंजिंग दौर से गुजर रहा है और हमारी विदेश नीति लगातार बाय रिज़ल्ट अगर हम लोग देखेंगे तो फेल पर फेल साबित दिख रही है। हर दिन कुछ न कुछ ऐसा न्यूज़पेपर में रहता है जिससे आपको संदेह उत्पन्न होगा कि हमारी विदेश नीति क्या वाकई जिस तरह से दिखाया जाता है, जिस तरह से ग्लैमराइज़ किया जाता है, क्या उसका कुछ आउटकम भी आ रहा है या विदेश नीति के लिए चारों तरफ से नकारात्मक खबरें ही आ रही हैं। तो उसी को देखेंगे हम लोग और दो न्यूज़ देखेंगे। दरअसल में चाबहार से जुड़ा हुआ एक न्यूज़ है जिसमें अमेरिका ने जो चाबहार को लेकर के छूट दिया हुआ था सैंक्शन से, उसको रद्द करने का फैसला कर लिया है। इसके साथ में सऊदी अरब जो भारत का बहुत ही अच्छा मित्र देश है और पाकिस्तान जो भारत का बहुत बड़ा दुश्मन देश है, मतलब कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन तो वही है ना। अभी हाल फिलहाल में भी रहा है, ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ था। इन दोनों ने डिफेंस पैक्ट साइन किया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अर्थात सऊदी अरब पर आक्रमण पाकिस्तान पर आक्रमण माना जाएगा और पाकिस्तान पर आक्रमण सऊदी अरब पर आक्रमण माना जाएगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और ये साइन किया गया है सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में। तो इसको भी देखेंगे हम लोग, क्या है ये, क्या कारण है इसका और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। भारत के जो पहले के राजदूत रहे हैं सऊदी अरब में, उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति के लिए सबसे कठिन है ये चीज़, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट में जहाँ पर इतना ज़्यादा हलचल मचा हुआ है, भारत कहीं भी दिख ही नहीं रहा है कुछ भी। वहाँ पर 3 देश दिख रहे हैं आजकल, एक पाकिस्तान दिख रहा है, एक तुर्की और एक चीन दिख रहा है। बाकी भारत की कहीं पर कोई चर्चा तक नहीं हो रही है। तो इसको भी देखेंगे हम लोग ज़रा डिटेल में कि क्या है ये मुद्दा, क्या इसके कारण हैं, क्या प्रभाव पड़ेंगे, भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, और भारत सऊदी अरब संबंधों के ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हम लोग ज़रा डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा आज एक और टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जो 71 बीपीएससी मेंस के लिए संभावित टॉपिक होगा। आपके मेंस एग्जामिनेशन में वहाँ से सवाल पूछ सकता है। उस टॉपिक क्या है, तो ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाया गया अगस्त महीने में एक्ट ला करके। अगस्त 2025 में पिछले ही महीने में एक्ट लाया गया और ऑनलाइन गेमिंग पर में प्रतिबंध की घोषणा की गई है। तो वो प्रतिबंध भी इसी महीने से लागू हो जाएगा। इसको भी ज़रा हम लोग देखेंगे। शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले सऊदी अरेबिया का और पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट का न्यूज़ को देखते हैं। देखिए क्या है वो न्यूज़। ये अपना आंसर राइटिंग शुरू हो रहा है 23 सितंबर से, जुड़िएगा ज़रूर। अब तो सभी जगहों पर सब ने कट ऑफ यही बोला है कि 80 से नीचे जाएगा पहली बार बीपीएससी का कट ऑफ। बीपीएससी के इतिहास में इतना कम कट ऑफ कभी नहीं गया था। पहली बार ऐसा होगा कि 80 से भी कम कट ऑफ जा सकता है। तो कट ऑफ के कारण से मत जुड़िएगा। कितने भी आपके मार्क्स आ रहे हों, कृपया मेंस की तैयारी में लगिए। आंसर राइटिंग करने के लिए जुड़ सकते हैं, काफ़ी बेहतर रहेगा। टारगेट ग्रुप है एक और एक है डेली मेंस आंसर राइटिंग। टारगेट ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, डेली मेंस आंसर राइटिंग में भी जुड़ सकते हैं। मुझे मैसेज कीजिएगा और भी डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा और जुड़ सकते हैं, काफ़ी बेहतर रहेगा। इसके मामले में हमसे बेहतर कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको। GS1 GS2 निबंध हर चीज़ इसमें मैं आपका तैयार करवा दूंगा अगर आप मेहनत करेंगे तो ओके। देखिए आज का पहला न्यूज़ क्या है कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में डिफेंस पैक्ट पर साइन कर लिया गया है। हालांकि भारत सरकार ने बोला है कि हमें पता था इसके बारे में, हमें लूप में रखा गया था और हमें जानकारी थी कि ऐसा कुछ पैक्ट साइन होने वाला है। लेकिन जानकारी थी तो आपने कुछ किया क्यों नहीं? क्या ये हमने जो अब तक अलग थलग करके रखा हुआ था पाकिस्तान को पूरी दुनिया भर से, ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्यों उसको इतनी ज़्यादा तवज्जो मिलने लग गई है? क्यों अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे होने लग गए हैं? क्यों हमारी विदेश नीति का कुछ आउटकम नहीं निकल रहा है?
हमारी विदेश नीति का क्या मतलब बस इतना सा रह गया है कि हमें किन किन देशों ने हमारे प्रधानमंत्री जी को बर्थडे विश किया, क्या क्या यही मतलब रह गया है क्या? देख लेते हैं, अगर आउटकम को अगर केवल देखेंगे हम लोग तो वाकई वही रह गया है। उसके बियॉन्ड तो कहीं पर भी आपको ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं दिखेगा। दुनिया में बहुत कुछ घटित हो रहा है लेकिन वहाँ पर हम नहीं दिखेंगे आपको कभी भी। देखिए क्या है यहाँ पर, इसके कारणों को ज़रा अगर देखेंगे हम लोग ध्यान से तो इसके कारण काफ़ी वृहद हैं। ठीक है, मैंने क्रिटिसाइज़ भी कर दिया विदेश नीति को, बता भी दिया आपको, लेकिन क्या केवल क्रिटिसिज्म करने से इसके कारण पता चल जाते हैं? नहीं। क्या केवल भारत की कमज़ोर विदेश नीति के कारण ये पैक्ट साइन हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। एक डायमेंशन में दुनिया को मत देखिए। जियोपॉलिटिक्स अगर समझना है तो दोनों डायमेंशन में, तीनों डायमेंशन में, चारों में जा कर के देखिए कि कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं। क्या अगर भारत चाहता तो इसको रोक सकता था? क्या भारत के कारण ही केवल साइन किए गए हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। इसका बहुत बड़ा कारण है, इसका बहुत बृहद स्वरूप है, बहुत विस्तृत है इसका स्वरूप, जिसके कारण से यह साइन किया गया है। सबसे बड़ा जो कारण है वो है इजराइल है। गजा का जो इलाका था उस पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है। अब वो उसको अंतिम रूप देने जा रहा है। अब वो उसको समतल बनाएगा। वहाँ पर टैंक सहित अब उतर गए हैं। जो बचे कुछ भी लोग थे वो भी अब वहाँ से भाग ही रहे हैं। अर्थात पूरे गजा को अब समतल करके इजराइल उसको अपने कब्जे में लेने जा रहा है और अप्रॉक्स ले भी लेगा कुछ दिनों में, आप देखेंगे ही। उसके साथ ही उसने क्या किया कि कतर में दोहा में जो हमास के पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसके ऊपर में उसने अटैक कर दिया। कहाँ पर? तो कतर की राजधानी दोहा में इजराइल ने अटैक किया था हमास के लीडरशिप पर। जो हमास के पॉलिटिकल विंग है उसके लीडरशिप पर उसने अटैक किया था, जिसके पश्चात से इस्लामिक देश जितने भी हैं वो सब इकट्ठे हुए और उन्होंने सोचा कि हम एक नाटो के तर्ज पर एक संगठन बनाएं। ध्यान से सुन लीजिएगा थोड़ी देर कहानी, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। नाटो के तर्ज पर हम एक संगठन बनाएं जिसका काम होगा, हम जो इस्लामिक देश हैं, हम जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं, हमारी रक्षा सुरक्षा करना। एक संगठन बना लेते हैं क्योंकि अब हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं है, क्योंकि अमेरिका के होते हुए भी, अमेरिका के बिना कभी भी इजराइल इस तरह की हरकत पहले नहीं करता था, लेकिन अब इजराइल अमेरिका की भी नहीं सुनता है और उसने दोहा पर अटैक कर दिया था, जिसके कारण से इन देशों को ऐसा महसूस होने लग गया कि हमें कुछ करना पड़ेगा। पहले से ही बातचीत चल रही थी सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में डिफेंस पैक्ट को लेकर के। तो इसी तरह से धीरे धीरे करके जब इन देशों ने देखा है कि अमेरिका का जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला है वो हमें सुरक्षित नहीं कर पा रहा है इजराइल से, वो हमें सुरक्षित नहीं कर पा रहा है। इजराइल के साथ उसके अपने कूटनीतिक संबंध हैं, उसके अपने बेनिफिट हैं। इसके कारण से इन देशों ने अब दूसरे न्यूक्लियर कंट्री या दूसरे शक्तिशाली कंट्रीज़ की ओर देखना शुरू कर दिया है जो इनकी रक्षा सुरक्षा कर सके। तो इन्होंने, सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ डील साइन किया है। सऊदी अरेबिया भले ही अमीर कंट्री है, उसके पास सेना भी है, दुनिया से बहुत ज़्यादा हथियारों को इंपोर्ट भी करता है, लेकिन उसकी सेना ताकतवर सेनाओं में नहीं गिनी जाती। क्यों नहीं गिनी जाती है? क्योंकि वहाँ पर राजतंत्र है, और राजतंत्र जहाँ पर भी होता है वहाँ पर सेना को कमज़ोर रखा जाता है, क्योंकि सेना अगर राजतंत्र में मजबूत हो जाएगी तो राजतंत्र खतरे में आ जाएगा, शासन सत्ता खतरे में आ जाएगी। तो इसके कारण से उसने, सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ डील साइन किया है कि हम दोनों अब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। किस चीज़ को लेकर के? तो रक्षा सुरक्षा और डिफेंस को लेकर के। ख़ास तौर से अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर में इजराइल अटैक करता है तो पाकिस्तान उसके युद्ध लड़ेगा, और अगर भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है तो क्या सऊदी अरेबिया भारत के साथ युद्ध लड़ेगा? नहीं, ऐसा कोई डायरेक्ट इंडिकेशन हमें नहीं मिला है कि सैन्य रूप से सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए युद्ध लड़ने आ जाएगा। लेकिन डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है तो इसका तात्पर्य है
कि सऊदी अरेबिया के जो खजाने हैं वो अब पाकिस्तान यूज़ करेगा अमेरिकी हथियार खरीदने के लिए, अर्थात अमेरिका के जो हाईटेक हथियार हैं वो पाकिस्तान अब अफोर्ड कर पाएगा, खरीद पाएगा। ये इसका सबसे बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा भारत के ऊपर में कि पाकिस्तान के पास जो वित्त की कमी के कारण से वो हाईटेक हथियार नहीं खरीद पाता था, अब वो आसानी से उसको परचेज कर पाएगा। ओके, दूसरा ये भी प्रभाव पड़ सकता है कि सऊदी अरेबिया के पैसे जो पाकिस्तान की सेना को मजबूत करने के लिए जा सकते हैं या उनके यहाँ पर मजबूत करने के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जाएंगे, उसका दुरुपयोग हो सकता है जिहादी संगठनों को फिर से ज़िंदा करने के लिए, कश्मीर में जिहाद को फिर से भड़काने के लिए, और ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी चैलेंज साबित हो सकता है। अर्थात ये जो डिफेंस पैक्ट है ये कहीं से भी हमारे लिए सही नहीं है। पता नहीं साइन हुआ है तो इसका आने वाले समय में कितना गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। और देखिए इसमें क्या क्या हो सकता है, तो अब जरा इसको पढ़ते भी हैं फैक्ट्स को भी। यह समझौता जिसे स्ट्रेटजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कहा जा रहा है, 17 सितंबर 2025 को रियाद में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस पर हस्ताक्षर किया है। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि किसी एक देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा, जो नाटो के आर्टिकल 5 की तरह है। ये दशकों पुराने सऊदी पाकिस्तान रक्षा संबंधों को औपचारिक रूप देता है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में कोई आज का रक्षा संबंध नहीं है, रक्षा संबंध उनके बीच में काफ़ी पुराना है। लेकिन इस तरह से उन्होंने कि हम एक दूसरे के लिए जिएंगे मरेंगे, इस टाइप की कस्में नहीं खाई थी उन्होंने, और अब वो कस्में भी खा ली है कि भाई हमसे लड़ोगे तो हम दोनों से लड़ना पड़ेगा, इस टाइप की दोनों ने कस्में खाई हैं। तो ये उनका औपचारीकरण हुआ है। ओके, समझौते के मुख्य कारण क्या हैं? अमेरिका की क्षेत्रीय भूमिका में कमी, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जब गांव का चौधरी जो है वो अपना घर बचाने में लग जाए कि हम टैरिफ लगाएंगे पूरी दुनिया पर, और गांव में लड़ाई झगड़ा हो रहा है उसकी तरफ में ध्यान ही न दे, तो कोई और उस लड़ाई झगड़ा को सुलझाएगा, और जो उस लड़ाई झगड़ा को सुलझाएगा अगली बार लोग फिर उसी के पास जाएंगे कि हाँ भाई तुम ही सुलझा दो, चौधरी साहब आजकल टैरिफ लगाने में व्यस्त हैं। समझिएगा मैं आपको जिस मुद्दे पर ले जाना चाह रहा हूँ। अमेरिका की प्रायोरिटीज़ चेंज हो रही है। अमेरिका की प्रायोरिटीज़ अब मिडिल ईस्ट नहीं रहा, अमेरिका के प्रायोरिटीज़ अब ये देश नहीं रहे। अमेरिका अब शिफ्ट हो रहा है चीन की तरफ में। चीन के साथ अब उसको हैंड इन हैंड करना है, आने वाले समयों में उसके साथ चेकमेट करना है। इसलिए अब अमेरिका की प्रायोरिटी धीरे धीरे करके दक्षिण पूर्व एशिया, या फिर आप कह सकते हैं कि दक्षिणी चीन सागर, इंडो पैसिफिक रीजन, इन क्षेत्रों में शिफ्ट हो रहा है। मिडिल ईस्ट अब धीरे धीरे करके अमेरिका वहाँ से अपने पैर समेट रहा है। यही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है कि अमेरिका पर निर्भर रहा है सऊदी अरब लंबे समय से अपनी सुरक्षा के लिए। कौन से चीज़ों से खतरा है सऊदी अरब को? तो खतरा भी वही बनाता है जिसको सुरक्षा देना है, नहीं तो दुकान बंद हो जाएगा। जैसे इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक जो है वो है अमेरिका, और इजराइल से ही इन देशों को सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। तो अगर आपको बंदूक बेचनी है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि खतरा उत्पन्न कीजिए, तभी जाके आपका बंदूक कोई खरीदने आएगा, है ना। सबसे पहले भूत आएगा तभी तो भूत भगाने वाले तांत्रिक आएंगे। अगर भूत नहीं होगा तो तांत्रिक कैसे आ जाएंगे? सीधा सा गणित है, व्यापार है। तो अमेरिका ने और ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान अलग अलग जगहों पर दुनिया भर में भूत बनाए गए ताकि कल को उनके डरा करके हम ताबीज़ बेच सकें दुनिया में। वैसे ही भूत कौन कौन से हैं? एक भूत है इजराइल, एक है पाकिस्तान, एक है कोरियन प्रिंस जो प्रायद्वीप है वो। ऐसे ही करके अफ्रीका में भी कई सारे भूत खड़े किए गए हैं। जगह जगहों पर भूत रखे गए हैं और उनको बेचने के लिए, उनसे डरना मतलब कि उनसे डरे नहीं, इससे बेचने के लिए क्या है भाई, तो अपने पास तावीज़ है। तावीज़ थोड़ा सा महंगा पड़ता है, तावीज़ खरीदिए और अपने घर को भूत से सुरक्षित रखिए, मतलब खतरे से सुरक्षित रखिए। तब चूँकि इजराइल खतरा था इनके लिए तो अमेरिका ने सुरक्षा का वादा किया था। ईरान इनके लिए खतरा था तो अमेरिका ने सुरक्षा का वादा किया था।
लेकिन इजराइल ने पूरे गजा पट्टी को निपटा दिया। इजराइल ने दोहा में अटैक कर दिया, ईरान ने दोहा में अटैक कर दिया था। आपको याद है जब ईरान और इजराइल का संघर्ष हुआ था, ईरान के ऊपर में अमेरिका ने बम गिराए थे, तो उसके जवाब में ईरान ने दोहा में भी अटैक किया था। उस समय भी कोई नुकसान भले नहीं हुआ था कतर को, लेकिन अटैक तो किया गया था और अमेरिका कुछ भी नहीं कर पाया था। तो इसका तात्पर्य यही हुआ कि जो आज तक सुरक्षा की बात कर रहा था वो सुरक्षा देने में नाकाम साबित हुआ है। लेकिन हाल के वर्षों अमेरिका का मिडिल ईस्ट से पीछे हटना, जैसे अफ़गानिस्तान से निकलना, इजराइल हमास संघर्ष में सीमित हस्तक्षेप, सऊदी को वैकल्पिक साझेदार तलाशने पर मजबूर किया। यह समझौता वाशिंगटन की कम होते भूमिका के जवाब में देखा जा रहा है, जहां सऊदी अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान की ओर मुड़ा है। उदाहरण के लिए क्षेत्रीय तनाव, जैसे इजराइल के हमास नेताओं दोहा में हमले के बाद से जो सऊदी को खतरा महसूस हुआ कि कल को क्या पता इजराइल हमारे ऊपर भी इस तरह के कुछ अटैक कर दे तो हम क्या करेंगे, है ना, तो हम जवाबी कार्रवाई क्या करेंगे। तो इसके कारण से उसने साइन किया है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर क्षमता और सऊदी की सुरक्षा जरूर थे। सऊदी अरब को ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर जो हथियार हैं वो सऊदी अरब की रक्षा कर सकते हैं इजराइल से। यह समझौता सऊदी अरब को एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रदान करता है। सऊदी को ईरान से खतरा है। पाकिस्तान की मिसाइलें जो मुख्य रूप से भारत के खिलाफ डिजाइन की गई हैं अब सऊदी की रक्षा में इस्तेमाल हो सकती हैं। यह दशकों पुरानी अफवाहों को हकीकत बनाता है कि पाकिस्तान सऊदी को न्यूक्लियर मदद दे सकता है। हालांकि पाकिस्तान ने कहा है कि उसके हथियार केवल भारत के खिलाफ डिटरेंट हैं, बाकी उसका वो उपयोग तो नहीं ही करना चाहता है, जो कि वो झूठ ही बोलता है। ऐतिहासिक और सैन्य साझेदारी का औपचारिकरण, सऊदी और पाकिस्तान के संबंध जो हैं काफ़ी पुराने हैं। जैसे 1979 में मक्का के ग्रैंड मस्जिद पर कब्जा कर लिया गया था। उस दौरान वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व घुस गए थे पवित्र मक्का में और वहाँ पर उन्होंने अटैक कर दिया था हथियारों से लैस होकर के। तो उस दौरान पाकिस्तान के ही स्पेशल फोर्सेस ने वहाँ पर सऊदी अरेबिया में ऑपरेशन किया था। इसके कारण से उनके संबंध तो काफ़ी पुराने हैं। अब उन्होंने उसको औपचारिक रूप दिया है। क्षेत्रीय तनाव और मुस्लिम एकता, इजराइल की आक्रामकता, गजा संकट और मिडिल ईस्ट बढ़ते संघर्ष ने सऊदी को पाकिस्तान जैसे मजबूत साझेदार की जरूरत महसूस कराई है। कुछ इस्लामिक नाटो की शुरुआत मानते हैं जहां पाकिस्तान की सैन्य ताकत सऊदी की आर्थिक शक्ति से जुड़ती है। ईरान के साथ सऊदी के संबंध सुधर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ सऊदी को बैलेंस भी देता है यह संबंध। भारत पर इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं? सुरक्षा और सैन्य संतुलन में अब बदलाव होगा, ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसका मैंने आपको पहले ही समझाया कि क्या क्या बदलाव हो सकता है। पहले ही मैंने आपको समझाया कि अब कश्मीर में भी फिर हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के तो डिफेंस सिस्टम का भाग ही है कश्मीर। अब पाकिस्तान की जनता को भी तो ये बताना है ना, वहाँ की सेना को, कि हम आपकी रक्षा कर रहे हैं। किससे रक्षा कर रहे हैं? तो भारत से कर रहे हैं। भारत से रक्षा करने के लिए आप हमें मजबूत कीजिए। तो यही वो भारत से रक्षा करने के लिए वहाँ की सेना वहाँ पर शासन करती है। तो इसके कारण से कश्मीर जो है उनके रक्षा संबंधों के सबसे सेंटर में मौजूद होता है हमेशा ही। तब उसको भी और हवा मिलने की संभावना बन रही है कि कश्मीर में फिर से इस तरह के जिहादी तत्वों को फंडिंग की जा सकती है। सऊदी अरब के पैसे का इस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है पाकिस्तान की सेना के द्वारा। क्षेत्रीय कूटनीति और अरब समर्थन में कमी, भारत के सऊदी अरब के साथ मजबूत संबंध हैं, आयात अच्छे सब कुछ हैं हमारे, लेकिन अगर सऊदी अरब और पाकिस्तान के डिफेंस पैक्ट जितने गहरे होंगे, हमारे साथ संबंधों पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आर्थिक व रणनीतिक प्रभाव, भारत सऊदी से कच्चा तेल आयात करता है। हो सकता है युद्ध के समय सऊदी अरब जो है वो सैन्य सहायता के साथ साथ हमें तेल देने से मना कर दे, क्योंकि उसने तो बोला है कि सऊदी अरब पर अटैक पाकिस्तान पर अटैक और पाकिस्तान पर अटैक सऊदी अरब पर अटैक मारा जाएगा। तो हो सकता है कि यही कर दे वो। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। सऊदी अरब में भारत के बहुत सारे लोग रहते हैं, हो सकता है उन्हें बोले बाहर जाने के लिए, ये भी हम पर प्रभाव पड़ सकता है। कुछ भी संभावनाएं बन सकती है युद्ध के दौरान। तो अगर वाकई ये पैक्ट को लागू किया जाता है युद्ध के दौरान, तो निश्चित तौर पर इसका कुछ ना कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सकारात्मक और न्यूट्रल पहलू,
भारत को पहले से ही सूचित किया गया था, जैसा कि विदेश मंत्रालय ने कहा है, अगर यह समझौता क्षेत्रीय स्थिरता बढ़ाता है जैसे ईरान के खिलाफ बैलेंस, तो भारत को फायदा हो सकता है, क्योंकि भारत भी ईरान के साथ संबंध रखता है। लेकिन कुल मिलाकर यह भारत के लिए चुनौतीपूर्ण है और भारत इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में ही देख रहा है और इसका काट निकालने का प्रयास करेगा। हालांकि भारत I2 और U2 संगठन जो है, I2 U2 इसका हिस्सा है, लेकिन यह संगठन केवल नाम के लिए हैं। ये सब संगठन, आज तक आपने सुना है कि कोई बड़ा फैसला लिया इस संगठन ने, I2 U2 ने या क्वाड ने कोई बड़ा फैसला लिया है? केवल बर्थडे विश करने के लिए सब संगठन बन के रह गए हैं, कोई फैसला नहीं लिया I2 U2 ने अभी तक। कब के ये संगठन बन गए? इंडिया, इजराइल, US और UAE, लेकिन इन्होंने कोई फैसला नहीं लिया है। अब इस संगठन को भारत जरूर कोशिश करेगा कि मजबूत करें, ताकि इस प्रकार के जो डिफेंस पैक्ट साइन हुए हैं इसके इम्पैक्ट से बचा जा सके। इस न्यूज़ को हमने कवर किया है, यहाँ से आपके सवाल पूछे जा सकते हैं मेंस एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए क्या है, इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा टॉपिक और है। देखिए क्या है वो टॉपिक कि US ने डिसाइड किया है जो चाबहार पोर्ट है उसको उसने अपने सैंक्शन से अभी तक छूट दे रखी थी कि ईरान के ऊपर में जो सैंक्शन लगाए गए थे उससे चाबहार को छूट दी गई थी, लेकिन अब वो छूट वापस ले लिया गया है। अब चाबहार पर भी सैंक्शन लगने जा रहा है। तो चाबहार से भारत का हित जुड़ा हुआ है। इस पोर्ट को भारत विकसित कर रहा है, ईरान में यह मौजूद है पोर्ट, इसको भारत विकसित कर रहा था। भारत अफ़गानिस्तान तक पहुंचने के लिए एक दूसरे रूट के रूप में इसका उपयोग करना चाह रहा है, लेकिन अब इस पर भी सैंक्शन लगने से इस पर चलने वाले काम रुक जाएंगे और इससे व्यापार मुश्किल हो जाएगा। चाबहार बंदरगाह क्या है, कहाँ पर है, तो उसको ज़रा एक बार मैं दिखा देता हूँ, देन हम लोग इस न्यूज़ को शॉर्ट में कवर कर लेंगे और उसके पश्चात से गेमिंग वाले टॉपिक पर चले जाएंगे। ये ईरान है, यहीं पर है चाबहार, ये जो दिख रहा है ना आपको, यहीं पर है चाबहार पोर्ट यहीं पर है, जिसको भारत सरकार जो है डेवलप कर रही है ताकि हम भारत से चाबहार जाएं और चाबहार से अफ़गानिस्तान हम आसानी से जा सकें, जिससे पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफ़गानिस्तान के लिए हमें अलग से रूट मिल जाए। लेकिन अब इस पर सैंक्शन लगने से हमारे लिए काम मुश्किल हो जाएगा। देखिए क्या है इसमें स्थान महत्व क्या है, तो यह बंदरगाह अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया जैसे उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान भारत के लिए एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग प्रदान करता है जो पाकिस्तान को बाईपास करता है। यह इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का हिस्सा है जो 7,200 किलोमीटर लंबी मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है। भारत, ईरान, अफ़गानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस और यूरोप इसमें शामिल हैं। INSTC जिसको इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कहा जाता है, उसका भी हिस्सा है और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट का यह हिस्सा है। लेकिन अगर इस पर सैंक्शन फिर से लग जाता है तो इस प्रोजेक्ट पर कुछ भी खास काम नहीं हो पाएगा। भारत की भागीदारी, भारत ने वर्ष 2003 से चाबहार को विकसित करने का प्रस्ताव रखा था। 2015 में MOU साइन हुआ। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी की ईरान यात्रा के दौरान अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए और भारत की कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने 2018 से शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल का संचालन संभाला भी है। 2024 में 10 साल का लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन हुआ जो पहले सालाना रिन्यू होने वाला था। भारत ने यहाँ पर 6 मोबाइल हार्बर क्रेन और कई सारे चीज़ों को यहाँ पर बनाया भी है, जिसकी मदद से यहाँ से व्यापार संभव हो पा रहा है। लेकिन अगर इस पर सैंक्शन होता है तो फिर यहाँ से व्यापार मुश्किल हो जाएगा। 2018 में जब ट्रंप सरकार पहली बार आई थी तो उस दौरान उन्होंने ईरान पर सैंक्शन लगाया था। आपको पता ही होगा कि परमाणु डील को तोड़ दिया गया था, लेकिन उस दौरान भी उन्होंने चाबहार पोर्ट को लेकर के सैंक्शन से छूट दी थी, लेकिन अब उस छूट को ख़त्म कर दिया जा रहा है। अफ़गानिस्तान के लिए उन्होंने देखिए यहाँ पर क्या बोला, यह छूट अफ़गानिस्तान के पुनर्निर्माण सहायता और आर्थिक विकास के लिए थी। इससे भारत को बंदरगाह विकसित करने, रेलवे बनाने, गैर प्रतिबंध के सामान जैसे अफ़गानिस्तान के लिए पेट्रोलियम उत्पाद की शिपमेंट की अनुमति मिली बिना अमेरिकी दंड का सामना किए हुए। अमेरिका ने इसे मान्यता दी क्योंकि अफ़गानिस्तान की यह मदद कर रहा था। इस पोर्ट के जरिए अफ़गानिस्तान को मदद मिल रही थी, अफ़गानिस्तान को फिर से बिल्ड करने में मदद मिल रही थी, इसलिए अमेरिका ने इसको छूट दिया था। लेकिन अब उसने कैंसिल कर दिया है
है अब इस छूट को कैंसिल कर दिया गया है। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों का संदर्भ। अमेरिका ईरान पर उनके परमाणु कार्यक्रम, आतंकवाद समर्थन, क्षेत्रीय गतिविधि का प्रतिबंध लगाता रहा है क्योंकि अमेरिका और ईरान के संबंध अच्छे नहीं हैं, इसलिए हमेशा ही उस पर अमेरिका सैंक्शन लगाता रहता है। आपको इसके बारे में जानकारी होगी ही। ओके, और हाल के घटनाक्रम को अगर देखेंगे आप लोग, ईरान और इजराइल के बीच में संघर्षों को देखेंगे ध्यानपूर्वक, ईरान और अमेरिका के बीच में बढ़ते संघर्षों को देखेंगे, जिसमें ईरान के ऊपर पहली बार अमेरिका ने बम्बार्डिंग भी की, जिसके बाद से अब सैंक्शन को फिर से बढ़ाया जा रहा है। तो ईरान पर दबाव को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए अमेरिका ने जो चाबहार के लिए छूट मिली हुई थी उसको रद्द करने का फैसला लिया है। इसको ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं, जो गेमिंग से जुड़ा हुआ है, ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा हुआ है, उसको डिटेल में करेंगे क्योंकि वह आपके मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। इस बार पूरी संभावना है कि यहाँ से पूछा जा सकता है। ऑनलाइन गेमिंग बैन फ्रॉम अक्टूबर और डेटा प्रोटेक्शन सितंबर 28 से, तो ये न्यूज़पेपर में आया है। देखते हैं क्या है। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के विधेयक पारित किया गया अगस्त 2025 में, पिछले ही महीने में पारित किया गया है। ऐसे ऑनलाइन गेम जिसमें रियल मनी इन्वॉल्व है, जैसे आपने भी किया होगा शायद ड्रीम 11 और इस प्रकार के जो गेम वगैरह हैं बहुत सारे। आप टीम बनाओ, मैं बैडमिंटन खेल लेता हूँ वगैरह वगैरह, रोहित शर्मा से लेकर के बड़े बड़े प्लेयर तक सब लोग आ जाते थे। इस प्रकार की गेम की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें उन प्लेयर की क्या गलती है भाई, उनको तो पैसा मिला, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट कर दिया। हालांकि एडवर्टाइजमेंट का कुछ तो एथिक्स होना चाहिए ना। आपको क्या लगता है कि कोई बड़ी हीरोइन चॉकलेट खाती है क्या? शुगर वाले नहीं खाते हैं भाई, वो आपके बच्चों को खिलाना चाहते हैं। उनके अपने बच्चे गुटखे नहीं खाते हैं, वो ड्रग खाते हैं। आपको गुटखा खिलाना चाहते हैं। देखिए क्या है, संसद ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियम विधेयक 2025 पारित किया है, जिसका उद्देश्य ऑनलाइन खेलों की 3 श्रेणियां ई स्पोर्ट्स, सोशल गेमिंग और आरएमजी रियल मनी गेम्स, ऐसे गेम्स जिसमें रियल मनी इन्वॉल्व हैं, को विनियमित करना है। इस अधिनियम का उद्देश्य ई स्पोर्ट्स, सोशल गेमिंग को बढ़ावा देना और जो रियल मनी वाले गेम हैं उनके विज्ञापन और इत्यादि पर प्रतिबंध लगाना है। जिसमें सोशल गेमिंग को आप बढ़ावा दे सकते हैं, बढ़ावा दिया जा रहा है, ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन जो रियल मनी इन्वॉल्व वाले गेम है ना, उनके ऊपर प्रतिबंध मुख्य रूप से लगाया जा रहा है। इसलिए इसमें गेम का वर्गीकरण किया गया, बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया था, क्योंकि भारत में गेमिंग का जो सेक्टर है ये बहुत तेज़ी गति से बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, दिन भर खेलते रहते हैं कई सारे। तो ऑनलाइन गेम का वर्गीकरण ई स्पोर्ट्स राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के तहत आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त जो खेल होंगे, ये प्रतिस्पर्धी आयोजन के रूप में खेले जाते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप कौशल कारक जैसे निपुणता रणनीति द्वारा निर्धारित होते हैं। इनमें सट्टेबाजी या दांव लगाना शामिल नहीं होता है, इनको ई स्पोर्ट्स में रखा जाता है। ऑनलाइन सोशल गेम्स, सोशल गेमिंग की कोई कानूनी परिभाषा नहीं है। हालांकि ये मनोरंजन या शिक्षा के उद्देश्य से खेले जाने वाले खेल हैं। इनमें कोई आर्थिक दांव या पैसा जीतने की उम्मीद नहीं होती। हालांकि इनके लिए सदस्यता या एक्सेस शुल्क लग सकता है। आप यहाँ तक गेम तक पहुँचने के लिए भले आपको पैसा खर्चा करना पड़े, वो अलग है। मतलब गेम परचेज करना पड़े, वो पैसा खर्चा करना नहीं है, बल्कि आपको इसमें अगर ये लोभ दिया जाए कि आप गेम खेलो तब आपको पैसा मिलेगा, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। कोई गेम अगर बिक रहा है ऑनलाइन तो उसके परचेज खरीदने पर नहीं लगाया गया है, वो पैसे पर नहीं लगाया गया, बल्कि विद इन द गेम आप गेम खेलो, एक स्टेज से दूसरे स्टेज जाओ तो आपको पैसा मिलेगा। इस प्रकार के लोभ पर प्रतिबंध लगाया गया है, सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाया गया है। समझिएगा इस चीज़ को कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, और यही छोटे छोटे शब्दों का अंतर को आपसे स्टेटमेंट बना करके पूछ लिया जाएगा प्रीलिम एग्जाम में। असली पैसे वाला खेल जो होता है, इन्हें ऐसे खेल के रूप में परिभाषित किया जिसमें पैसा, क्रेडिट या अन्य परिवर्तन टोकन शामिल होते हैं, जिन्हें मौद्रिक लाभ,
की उम्मीद की जाती है। अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है, यह परिभाषा इस बात पर ध्यान दिए बिना लागू होता है कि खेल कौशल, संयोग या दोनों पर आधारित या नहीं। यह उन पूर्व न्यायिक उदाहरणों से एक बड़ा बदलाव है जो दोनों के बीच में अंतर करते हैं। रियल मनी वाले जितने भी गेम थे उन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसको ना तो खरीदा बेचा कहीं भी हो ही नहीं सकता, वो संभव नहीं है। भारत में ऑनलाइन रियल गेमिंग जो थे उनको बंद किया जा रहा है। यह अधिनियम भारत में सभी ऑनलाइन मनी गेम्स की पेशकश, संचालन, सुविधा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसका रियल मनी गेमिंग आरएमजी उद्योग पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे फैंटेसी स्पोर्ट्स, पोकर, रमी जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं। अब वो सारे के सारे प्लेटफॉर्म गए। ड्रीम 11 मैंने 1.5 करोड़ जीता, तो किसी ने 2 करोड़ जीता, किसी ने 4 करोड़ जीता, ये देखा होगा आपने ऐड, है ना। तो वो वाले खेल अब बंद हो गए। बीबीसी ने एक का बनाया था जिसमें उन्होंने दिखाया था एक व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए इसमें लुटा दिए अपने। 1 करोड़ रुपए कि अब जीतेंगे, पैसे लगा के, टीम बना के सारे पैसे उड़ा दिए। अधिनियम निम्नलिखित पर प्रतिबंध लगाता है: विज्ञापन, वित्तीय लेन देन, ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। आरएमजी पर अपने प्रतिबंधात्मक रुख के विपरीत यह अधिनियम ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग के विकास को सक्रिय रूप से बढ़ावा देगा। देखिए अगला क्या है, ई स्पोर्ट्स को वैध प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता देना, पंजीकृत करना। ई स्पोर्ट्स क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण अकादमी, अनुसंधान केंद्र, प्रोत्साहन योजनाएं, ये सभी लाया जा रहा है। शैक्षणिक, मनोरंजक, सामाजिक खेल के विकास को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। नियामक प्राधिकरण की स्थापना की जा रही है। ऑनलाइन गेम और गेमिंग प्लेटफॉर्म के वर्गीकरण, पंजीकरण, निरंतर विनियम के देखरेख के लिए एक केंद्रीय प्राधिकरण का भी गठन किया जा रहा है। सेंट्रल स्तर पर एक बॉडी ही होगी जिसका काम होगा देखने के लिए, किस चीज़ को देखेगी भाई, तो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के वर्गीकरण, पंजीकरण और निरंतर रेगुलेट करने के लिए एक संस्था काम करेगी जिसको भारत सरकार इस एक्ट के द्वारा स्थापित करने जा रही है। इन प्राधिकरण को आचार संहिता, दिशा निर्देश जारी करना, गेम्स का वर्गीकरण करना, गेमिंग से संबंधित जन शिकायतों का समाधान करने का अधिकार दिया जाएगा। तो एक अधिकरण टाइप का एक हमने संस्था भी बना लिया, प्राधिकरण टाइप का एक संस्था भी हमने गठित कर लिया है जिसका काम होगा ऑनलाइन गेमिंग के बारे में सारा काम देखना। दंड व प्रवर्तन: ऑपरेटरों के लिए ऑनलाइन मनी गेम की पेशकश या सुविधा प्रदान करने पर 3 साल तक की जेल की सज़ा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। विज्ञापन दाता के लिए भी है, वित्तीय संस्थान के लिए भी है, सभी के लिए बराबर मात्रा में सजाओं का प्रावधान किया गया है। वारंट रहित शक्तियां हैं। अधिनियम प्राधिकृत अधिकारियों को संदिग्ध मामलों में बिना वारंट के तलाशी लेने, गिरफ्तारी करने का भी अधिकार देता है। अर्थात यह एक्ट काफ़ी पावरफुल बनाया गया है और इसमें बिना वारंट के भी जो प्राधिकृत अधिकारी हैं वो छापेमारी कर सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। क्या इसकी आवश्यकता थी? तो बहुत ज़्यादा देश बढ़ गया था। वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए संसदीय पैनल ने 2023 की रिपोर्ट में कहा था कि गेमिंग पोर्टल आतंकवादी गतिविधि के वित्त पोषण के लिए एजेंट बन गए हैं। आतंकवादी बैंक के जरिए अगर पैसा भेजते हैं तो लोगों को क्या होता है भाई, सरकार को पता चल जाता है कोई भी चैनल से आए तो इसलिए उन्होंने क्या किया, ये ऑनलाइन गेमिंग वगैरह का इस्तेमाल करने लग गए पैसे वगैरह की ट्रांसफ़र करने के लिए, फंड वगैरह ट्रांसफ़र करने के लिए, जिससे सरकार इनको पकड़ नहीं पाती थी आसानी से। तो इसलिए सरकार ने सोचा, जो 2023 के पैनल के संसदीय पैनल के रिपोर्ट में सामने आया कि भाई ये जो है गतिविधि अब इनको बंद किया जाए। 2022 की एक वित्तीय खुफिया रिपोर्ट बताया गया कि ऑनलाइन गेमिंग फर्मों ने 2000 करोड़ रुपए की कर चोरी की है। 2000 करोड़ के टैक्स इन्होंने चोरी किया है। तो ये भी सामने आया। मंत्रालय के थिंक टैंक ने पाया कि चीनी ऐप FIE विन को खच्चर खातों और क्रिप्टो करेंसी वॉलेट के इस्तेमाल के सबूत भी मिले हैं और इस प्रकार के करेंसी का उपयोग करके मनी लॉन्ड्रिंग और सरकार के टैक्स से बचे जा रहे थे। कमज़ोर समूहों का संरक्षण, असली पैसे वाले खेल के बढ़ते चलन ने जुए की लत इत्यादि चीज़ों को भी बढ़ावा दिया है। अब इसको भी हम रोक सकते हैं। नियामक कंपनी और प्रवर्तन चुनौतियों का समाधान, मतलब
ये एक्ट क्यों लाया गया है उसके पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं। आपको 2 पॉइंट बताए, अब तीसरा पॉइंट है, अगर किसी अपराध के खिलाफ एक्ट नहीं होगा तो अपराध नहीं कहलाएगा। इसलिए सरकार ने एक एक्ट लाया है कि देश में जितने भी गेमिंग होते हैं ऑनलाइन उन सभी को रेगुलेट किया जाए। कुछ गेम को प्रतिबंधित किया गया है, कुछ गेम को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। अब ई स्पोर्ट्स वगैरह को याद रखिएगा, यहाँ से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। भुगतान चैनल और डिजिटल लेन देन पर रोक, गेमिंग उद्योग के लिए स्पष्टता, ई स्पोर्ट्स, सोशल गेम्स इत्यादि गेम्स के स्पष्ट कर दिया गया कि कौन से गेम सही हैं, कौन से गेम सही नहीं हैं, किन गेम को सरकार बढ़ावा देगी, किन को सरकार बढ़ावा नहीं देगी, किस पर प्रतिबंध लगाएगी, हर चीज़ स्पष्ट कर दिया गया है यहाँ पर। तो ये भी याद रखिएगा। कुछ चुनौतियाँ भी हैं। कौशल बनाम अवसर के अंतर की अनदेखी किया गया है। पूर्ण प्रतिबंध कौशल के खेल, वैध व्यवसाय, न्यायालय द्वारा समर्थित, अवसर के खेल, जुआ के बीच अंतर नहीं करता है, जिससे अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 19(1)(g) व्यापार का अधिकार पर कहीं न कहीं यह प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता है। उद्योग व स्टार्टअप जोखिम, कई सारे उद्योग धंधे इस क्षेत्र में काम कर रहे थे। भले ही ड्रीम 11 में रियल मनी इन्वॉल्व था, लेकिन वो स्टार्टअप तो था और बहुत बड़ा स्टार्टअप था, है ना। अब वो क्या होगा, बंद हो जाएगा या उनको कोई और काम करना पड़ेगा। तब तक के लिए जो उसमें काम करने वाले लोग थे उनकी नौकरी का क्या होगा, है ना। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये इसका दूसरा पक्ष भी है। ओके, तो आज के वीडियो में यही सब चीज़ें थी, जिसमें एक एक्ट मैंने आपको डिटेल में समझाया है, उसके अलावा सऊदी अरब और पाकिस्तान के डिफेंस पैक्ट को समझाया है, उसका भारत पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में 5 से 6 पॉइंट आपको लिखवाए हैं। उसके अलावा हमने चाबहार से जुड़े हुए एक टॉपिक को भी कवर किया है। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।